केशव जी, आप जो कर रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता आप सही कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आपको एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। शिमोना सही कह रही है सर, भावनाओं में बहकर आप ये निर्णय ले रहे हैं। बिल्कुल सर, और हम तो आपके शुभचिंतक हैं, आपको सिर्फ इसके परिणाम से वाकिफ करा रहे हैं। आप जो कर रहे हैं ना, उससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। बस प्रणय, मैंने अपना डिसीजन ले लिया है और मेरा डिसीजन किसी भी हालत में बदलने वाला नहीं है। मुझे किसी से डर नहीं। आने दो उसको, फिर देखते हैं। अमन, बोलो कि कोई अच्छी खबर लाए हो। अच्छी खबर ही लाया हूं। आप जो सोच रहे थे वही सही है। ये देखिए। शिमोना, वो कागजात देना। जी। पेन। केशवनाथ जी, आपका काम हो गया। अब आप बेफिक्र हो जाइए। मुझे नहीं लगता ये इतना आसान है। ये बात पता लगते ही तूफान आने वाला है। तो फिर आने दो तूफान, हम तैयार हैं। तुम्हें चेतावनी दी गई थी मिस्टर केशव, और चेतावनी सिर्फ एक बार दी जाती है, अगली बार तो सिर्फ गोली। Law, science, all books, shelf number 2. ये। The World Atlas and Encyclopedia, यही बुक है। गले में छेद है। लेकिन सर, हमें तो ऐसी कोई चीज मिली नहीं यहाँ से। हो सकता है खूनी अपने साथ ले गया। सर, कोई मोबाइल, कोई आईडी कार्ड नहीं है। सर, एक मिनट। क्या करना है मुझे? ये चिट्ठी इसकी जेब से मिली है। सेंट्रल लाइब्रेरी, तीसरा माला, शेल्फ नंबर 2। ये लड़की रात के 1:30 बजे वर्ल्ड एटलस बुक लेने के लिए आई थी यहाँ पे। क्यों? हाँ सर, और सर वो किताब यहाँ से गायब भी है। ओह, बड़ी अजीब बात है। रात के 1:30 बजे ये लड़की यहाँ
वर्ल्ड एटलस बुक लेने आती है और उसी की मौत हो जाती है, और वो बुक भी यहाँ से गायब है। इसका मतलब है कोई और भी था जो बुक लेने के लिए आया था। उस किताब में ऐसा क्या हो सकता है? सर वो तो एक सिंपल मैप्स की बुक है। बुक भले ही सिंपल हो, लेकिन कोई ना कोई बात तो जरूर है सर। लगता है उस बुक के साथ छेड़छाड़ की गई होगी। सचिन, बाहर जाके पता करो किसी ने इन लोगों को अंदर बाहर आते जाते देखा है क्या। ये वर्ल्ड एटलस बुक आखिरी बार कौन लेके गया था? सर एक मिनट। सो मिस्टर अमन। अमन? अमन, बोलो कि कोई अच्छी खबर लाए हो। ये अमन यहाँ का मेंबर होगा ना? जी सर। जरा उसका एड्रेस देना। ये पीछे का गेट तो हमेशा बंद रहता है। अगर वो लड़की यहाँ से आई है इस तरफ से, वो जो औरत कैंडल बेच रही है उसे पता होगा। चलो पूछते हैं। एक्सक्यूज मी। 10 का एक कैंडल है सर, कितने कैंडल्स दूं? देखिए, हम लोग कैंडल लेने नहीं आए, आपसे कुछ पूछना था। आप यहाँ पर कब से हैं? जी मैं शाम से लेके सुबह तक यहाँ बैठती हूँ, कैंडल बेचती हूँ। यहाँ पास में चर्च है, यहाँ देर रात तक लोग कैंडल जलाने आते हैं। क्यों, क्या हुआ मैम? देखिए, ये सामने जो लाइब्रेरी है ना, वहाँ पे एक खून हो गया। मुझे लगा ही था उस लाइब्रेरी में कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगा कि लाइब्रेरी में कुछ गड़बड़ है? सर वो कुछ देर पहले। राजू, गाड़ी निकाल जल्दी। मैडम 10 रुपए का एक कैंडल है, प्लीज ले लीजिए मैम। शिमोना, वो कागजात देना। जी मुझे नहीं चाहिए मैम। कहा ना नहीं चाहिए। मैम प्लीज। ड्राइवर सिटी मार्केट जल्दी। क्या 2 बजे रात को वो सिटी मार्केट जाना चाहती थी? आपने ठीक से सुना था? जी हाँ, मैंने बराबर सुना था। आपने उसका चेहरा तो देखा होगा ना? जी हाँ, मुझे याद है। मिस्टर अमन का यही घर है? जी हाँ। और ये? क्या आप यही अमन जी हैं? हाँ सब, इन्हें मैंने हाल में कहीं देखा है। हाँ सर, चेहरा जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा है कहाँ देखा है सर। जरूर देखा होगा, अमन सर बहुत बड़े वकील हैं। आपने टीवी पर किसी इंटरव्यू में देखा होगा उन्हें। अच्छा, तो आपके साहब बड़े वकील हैं? हाँ। कहाँ गए? ऑफिस? नहीं, आज सुबह वो अपना सामान लेकर के शहर से बाहर चले गए। इस अमन जी ने आखिरी बार लाइब्रेरी से वर्ल्ड एटलस की किताब ली और लाइब्रेरी में वापस कर दी। उसके बाद से गायब है। अमन जी का कमरा कहाँ है? सर अलग अलग देशों के कटे हुए नक्शे मिले हैं। सर ये सारे कटे हुए नक्शे तो सर वो तो एक सिंपल मैप्स की बुक है। वर्ल्ड एटलस बुक है। अमन जी ने इसे कैंची से इस तरह से काटा क्यों होगा? उस वर्ल्ड एटलस बुक को हथियार बनाने के लिए। उस बुक में से सारे पन्ने काटे, उसके अंदर कोई नुकीली चीज रखी जो किताब खुलते ही पिस्टन के जरिए तेजी से बाहर निकली और उस लड़की का खून हो गया। सर अमन का फोन बंद आ रहा है। वो तो होना ही था। सर ये देखिए, उल्टे हुए म्यूजिक नोट्स। म्यूजिक नोट्स? सर उसने म्यूजिक नोट फाड़ के फेंका क्यों होगा? लेकिन अमन सर को तो संगीत का शौक ही नहीं है। तो ये देखिए, ये वायर और ये स्प्रिंग। मिस्टर अमन का लाइब्रेरी से वर्ल्ड एटलस बुक का लाना, उसके पन्नों के साथ छेड़छाड़ करना और वापस बुक लाइब्रेरी में रख देना,
उसके बाद एक लड़की का लाइब्रेरी में से उसी बुक को लेना और उस बुक से उसका खून हो जाना और मिस्टर अमन का गायब हो जाना। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, साजिश है, साजिश, सोची समझी साजिश। रात के 1:30 बजे एक अनजान औरत सेंट्रल लाइब्रेरी में घुसती है और वहां से एक ऐसी किताब उठाती है जिसके अंदर हथियार छुपा के रखा गया था और शायद कोई संदेशा भी। और उसी हथियार से उस अनजान औरत का खून हो जाता है। फिर कोई वो किताब चुरा लेता है, वो भी एक अनजान औरत। सर, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों औरतों को वर्ल्ड एटलस की जरूरत होगी और बुक एक ही थी, इसलिए दोनों में झगड़ा हो गया। दूसरी वाली औरत ने पहली वाली को मार दिया और बुक ले ली। सर, रात के 1:30 बजे एटलस को लेकर दोनों औरतों के बीच में झगड़ा हुआ और एक ने दूसरे को मार दिया, केस खत्म, है ना? वाह। सर, अजीब बात यह है कि लाइब्रेरी से किताब चुराने के बाद वो औरत अपने ड्राइवर से कहती है कि वो उसे सिटी मार्केट लेकर जाए। सर, इतनी रात में सिटी मार्केट में ना तो कोई दुकान खुली होगी, ना ही कोई कॉफी शॉप। वही तो रजत, वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो औरत सिटी मार्केट के आसपास ही कहीं रहती हो। नहीं सूरज, अगर ऐसा होता तो वो अपने ड्राइवर से कहती कि हम घर ले चलो। सिटी मार्केट ही क्यों? सिटी मार्केट ही क्यों? उस औरत के बारे में क्या पता चला जिसका लाइब्रेरी में खून हुआ? सर, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। सर, उसके लापता होने की भी किसी ने कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई है। हम लोग क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। सर, ये स्केच बन गया। सर, यही वो अनजान औरत है जो बुक लेकर भागी थी। सर, इस औरत को मैंने किसी न्यूज में देखा था सर। न्यूज में? न्यूज में? अब याद आ गया, अब याद आ गया। उद्योगपति केशवनाथ जी के फार्म हाउस में जो आग लगी थी उसकी खबरें सारे अखबारों में छपी थी। उसी में मैंने इन दोनों का फोटो देखा है। सर, ये हादसा तो 2 हफ्ते पहले ही हुआ था। पूर्वी, सर, ये अखबार में जिस औरत का फोटो है उसकी शक्ल और ये स्केच वाली औरत की शक्ल कितनी मिलती जुलती है। सर, लेकिन ये तो शिमोना है। मैम, आपने पक्का इसी औरत को देखा था? जी सर, पक्का मैंने इसी को देखा था। सर, अगर शिमोना जिंदा है तो अमन ने पुलिस में झूठी रिपोर्ट क्यों लिखवाई? सर, और शिमोना ने लाइब्रेरी में उस लड़की की हत्या क्यों की? कोई ना कोई राज जरूर था केशवनाथ जी के फार्म हाउस में जो उस आग में जलकर खाक हो गया। इस सारे चक्कर के पीछे ये अमन ही है, अमन। हाँ सर, इसलिए मिस्टर अमन ने शिमोना जी के लिए वो म्यूजिक नोट्स में वो संदेशा छोड़ा होगा, क्योंकि दोनों खुले में तो आमने सामने आ नहीं सकते थे। अमन और शिमोना, क्या क्या कनेक्शन हो सकता है इन दोनों के बीच में? तो फिर ये शिमोना इतनी रात गए सिटी मार्केट किस लिए गई थी? सर, अमन के घर से हमें कुछ फटे हुए कागज मिले जिन पर कुछ म्यूजिकल नोट्स लिखे हुए। सर, इस वर्ल्ड एटलस का म्यूजिकल नोट से क्या कनेक्शन हो सकता है? उस वर्ल्ड एटलस में कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से शिमोना सीधे इस मार्केट में आ गई। सर, रात के समय लाइब्रेरी से सिटी मार्केट पहुंचने में लगभग 10-15 मिनट लगते हैं। उस कैनल बेचने वाली औरत ने हमसे कहा था कि उसने शिमोना को 1:45 बजे देखा होगा, तो वो इस मार्केट में 2 बजे तक पहुंच गई होगी। हाँ, लेकिन उस समय तो मार्केट बिल्कुल सुनसान रहा। मुझे नहीं लगता कि किसी ने शिमोना को या उसकी गाड़ी को देखा होगा। फिर भी ट्राई करते हैं, हो सकता है किसी ने कुछ देखा हो। तुम इस तरफ पूछो, मैं उस तरफ के दुकानदारों से पूछता हूँ। सर, आखिर आप क्या ढूंढ रहे हैं? हम कह रहे हैं ना कि अमन सर ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। गैर कानूनी काम नहीं किया तो फिर अचानक क्यों गायब हो गए? मुझे नहीं पता। कोई भी वकील बिना किसी को बताए अपने सारे कोर्ट केसेस छोड़ के वेकेशन पे तो जाएगा नहीं, और अगर जाएगा तो कम से कम
अपनी पर्सनल सेक्रेटरी यानी आपको तो बता के जाएगा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। और अगर नहीं बताता है तो इसका मतलब है कि वो कोई गलत काम कर रहा है और वो नहीं चाहता है कि उसके बारे में किसी को पता चले। नहीं, अमन सर कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते, और वाकई में हमें नहीं पता है कि वो गए कहाँ हैं। इतना जरूर पता है कि वो हमें कांटेक्ट जरूर करेंगे, वो भी सही समय पर। अब आप ही बताइए साहब, इतनी छोटी सी चीज चुराने के लिए मेरी दुकान का ताला तक तोड़ डाला। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि वो चोर था या फिर कोई पागल था। और कुछ तो चोरी नहीं हुआ दुकान से? नहीं साहब, और कुछ तो चोरी नहीं हुआ। चलो ठीक है, आइए मेरे साथ। उर्वी, एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से। सर क्या हुआ क्या यहाँ पे? सर वो कल रात को मेरे म्यूजिक स्टोर में ताला तोड़कर एक चोर घुस आया था, और सर वो केवल एक म्यूजिक बॉक्स के अलावा और कुछ भी चुरा कर नहीं ले गया। एक ही म्यूजिक बॉक्स? उसके अलावा उसने कुछ भी नहीं चुराया? जी मैडम, वो चोर देर रात को आया होगा जब पूरा मार्केट बंद हो जाता है, चारों ओर सुनसान हो जाता है, तभी तो किसी ने कोई आवाज भी नहीं सुनी। हो सकता है शिमोना ने ही वो म्यूजिक बॉक्स चुराया। अच्छा, ये म्यूजिक बॉक्स आपके पास था कब से? सर कल सुबह ही एक सेल्समैन देकर गया था। कल सुबह? जी मैम, उस सेल्समैन ने बतौर सैंपल वो म्यूजिक बॉक्स मेरे पास रखा था और कहा था कि एक म्यूजिक कंपनी ने एक नया आइटम लॉन्च किया है, वो म्यूजिक बॉक्स में कस्टमर को दिखाकर मैं और 20 के ऑर्डर भी ले लूंगा। और उसने कहा कि वो 2 दिन के बाद आएगा ऑर्डर लेने के लिए, तभी वो सैंपल वाला म्यूजिक बॉक्स लेकर जाएगा। सर उसने वो सैंपल पीस बेचने के लिए मना किया था। अब आप ही बताइए मैं उसको क्या जवाब दूंगा। ये सेल्समैन पहले भी आया था आपकी दुकान पर? जी नहीं सर, वो सेल्समैन हमारे लिए नया था, पहले कभी नहीं देखा। यही था? हाँ सर, यही था वो आदमी। थैंक यू। मुझे लगता है अमन यहाँ सेल्समैन बनकर आया और उसने इस दुकानदार को वो म्यूजिक बॉक्स बतौर सैंपल दिया ताकि ये दुकानदार उसे बेच ना पाए और शिमोना आकर उसे चुरा ले। सर जरूर उस किताब में कोई कोड या मैसेज होगा जिसमें लिखा होगा कि शिमोना को म्यूजिक बॉक्स इस मार्केट से चुराना है। लेकिन सेंट्रल लाइब्रेरी से सिटी मार्केट से म्यूजिक बॉक्स, ये कोड्स का चक्कर कुछ समझ में नहीं आया। हाँ सचिन, क्या? ठीक है। क्या हुआ सर? कल रात इस शहर के 2 और म्यूजिक स्टोर से ऐसे ही म्यूजिक बॉक्सेस चुराए गए। अमन जी का और शहर के जाने माने स्टील बैरन मिस्टर केशवनाथ, इनके बीच क्या रिश्ता था? सब मिस्टर केशवनाथ अमन सर के क्लाइंट थे और वो अक्सर हमारे ऑफिस में आया करते थे। अमन सर मिस्टर केशवनाथ का लीगल काम संभाल रहे थे जो गुप्त रखा गया था। जी सर, और इसी सिलसिले में एक दिन उनकी बेटी मीनार भी हमारे ऑफिस में आई थी सर। मीनार तुम? मैम, हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, प्लीज आप बाहर जाइए। तुम चुप करो और निकलो यहाँ से। और तुम अमन, अगर मेरे पापा को बहकाना बंद नहीं किया ना तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। मैम, ये आप क्या कर रही हैं? पागल हो गई है क्या आप? मिस्टर अमर केशवनाथ जी का ऐसा कौन सा गुप्त काम संभाल रहे थे जिसकी वजह से मिसेस मीनार को उन्हें जान से मारने की धमकी देनी पड़ी? सर हमें वाकई में कुछ नहीं पता, क्योंकि अमन सर मिस्टर केशवनाथ का काम खुद संभालते थे। हाँ सर, और इस केस के बारे में उन्होंने मुझे भी कुछ नहीं बताया सर। सर। हाँ बेटी। सर केशवनाथ जी के कोई भी लीगल पेपर्स इस ऑफिस में नहीं है, मगर सर ये मिसेस मीनार को अमन पे इतना गुस्सा क्यों आया? और सर ये अमन फार्म हाउस में लगी आग के सिर्फ एक गवाह थे या वो जानते थे कि आग लगने से पहले वहां क्या हुआ था? ये तो केशवनाथ जी के फार्म हाउस पे जाके ही पता चलेगा। जरा मिसेस मीनार को भी वहां बुलवाओ। आप लोग इस पूछताछ से हमें कब बख्शेंगे? 2 हफ्ते पहले हुए इस हादसे को आप लोग भूल क्यों नहीं जाते? माना कि फार्म हाउस में आग लगी थी, बट इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। रिलैक्स मीनार, रिलैक्स। सीआईडी वाले आपके पापा का फार्म हाउस का तलाशी लेना चाहते हो तो लेने दो, उन्हें उनका काम करने दो। थैंक यू मिस्टर भास्कर, कम से कम आप हमारे काम को समझते हैं। देखिए मिसेस मीनार, हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं।
इस फार्म हाउस में जो आग लगी और जिसमें आपके पिताजी और उनके 2 एसोसिएट जल के मर गए, आपको यह मालूम होगा कि उसकी रिपोर्ट मिस्टर अमन ने लिखवाई थी। तो हुआ यह है कि मिस्टर अमन अभी लापता हो गए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, सेंट्रल लाइब्रेरी में हुए एक गुमनाम लड़की के कत्ल में भी उसका हाथ है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि एक लाइब्रेरी में हुए कत्ल का इस फार्म हाउस के जलने से क्या मतलब है। यहाँ आग कैसे लगी, कब लगी, पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। और तहकीकात में ही पता चला है कि अमन को आपने बंदूक दिखा के धमकी दी थी। क्यों? क्योंकि अमन एक नंबर का धोखेबाज है। उसने मेरे पापा की आंखों में धूल झोंककर करोड़ों रुपयों का गबन किया है। और इससे आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैंने अमन को कुछ किया है? ठीक है, फिलहाल अभी हम आपकी बात पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन सर ये बाहर पेड़ में धंसी हुई मिली। बंदूक की गोली? इसका मतलब इस फार्म हाउस में गोलियां भी चली। ओह माय गॉड! ये गोली चलने वाली बात अमन ने पुलिस रिपोर्ट में क्यों नहीं लिखवाई? ये वीणा का है, ये संतूर का है और ये सितार का है। ये तीनों एक ही राग पर है, लेकिन इनके वाद्य यंत्र अलग अलग हैं। मैं आपको इनके राग सुनाता हूं। ये वीणा था। अब आप संतूर सुनिए। ये सितार का है। कहीं इन नोट्स में कुछ छुपा हुआ संदेश तो नहीं है, कोई हिडन मैसेज? नहीं नहीं, ये तो शुद्ध संगीत है। अब आपके वक्त और आपकी मदद के लिए शुक्रिया। नमस्कार। ये अमन तो एक वकील है ना, तो भला एक वकील शिमोना को शास्त्रीय संगीत के जरिए अपना मैसेज क्यों भेजेगा? सर, और शिमोना ने वही म्यूजिक बॉक्सेस चुराए हैं जिसपे ये एक ही राग 3 अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे बजाए गए हैं। सर, हो सकता है कि इन 3 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से बजाया गया राग किसी व्यक्ति या किसी जगह के बारे में इशारा कर रहा हो। अब बस ये पता करना है कि संगीत के ये सुर किस जगह या फिर किस इंसान से जुड़े हुए हैं। मिसेस मीनार, अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि फार्म हाउस में आग लगना कोई हादसा नहीं था। यहाँ पे गोलियां चली थी, गोलियां। सर। हाँ बेटी। सर, पुलिस की फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त यहाँ पे जो थे वो सब आग में जल के राख हो गए थे, और उनकी बाकी बची जो हड्डियां हैं वो अभी भी उन्हीं के लैब में है। तो एक काम करो, उन हड्डियों को अपने फोरेंसिक लैब में भिजवा दो, डॉक्टर साळुंखे के पास। यस सर। What nonsense! मुझे अपने पापा का अंतिम संस्कार करना है। देखिए मैडम, पहले हमें ये पता लगाना है कि एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या था। फिर आपके पिता की हड्डियों की शिनाख्त भी अभी बाकी है, तब तक आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। सर ये देखिए क्या मिला, साइड से थोड़ा जला हुआ। डीएनए प्रिंट। हड्डियां तो बुरी तरह जल गई हैं। इनके चेहरे अच्छे से बन पाएंगे? हाँ अभिजीत, इस फेस कंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर के जरिए आप मौका वारदात पर पाई गई खोपड़ी का फेस कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश तो करें। इसमें कोई भी कृष्णा जी या शिमोना जैसा नहीं दिखता, लेकिन ये तो प्रणय है। यानी कि प्रणय वाकई में उस रात जल के मर गया था? नहीं ब्रेडी, प्रणय की मौत गोली लगने की वजह से हुई। ये दोनों कौन है? मेरे जरा इन लोगों को बुला के ला। आइए। जरा इन 2 चेहरों को देखिए, इनको पहचानते हैं आप लोग?
कभी ये देखा है? इनमें से हम किसी को नहीं जानते। हमें क्या पता कौन है ये लोग? सर आपका शक सही निकला। घटनास्थल से लाई गई सारी हड्डियों का डीएनए टेस्ट मिल गया। किसी का भी डीएनए मिसेस मीनार के डीएनए से नहीं मिलता। यानी वाकई में केशवनाथ जी जिंदा है? पर मेरे पापा हैं कहाँ? उन्होंने अब तक फोन क्यों नहीं किया? हम लोग जल्दी पता लगा लेंगे। अभी आप लोग जा सकते हैं। अच्छा तारिका, वो फार्म हाउस पे जो डीएनए की रिपोर्ट मिली थी उसका क्या हुआ? ये डीएनए प्रिंट एक 25 से 30 साल की औरत का है जिसका केशवनाथ जी के साथ जेनेटिक लिंक है। और एक बात सर, ये औरत को एक बहुत ही असामान्य बीमारी है, एक्वाजेनिक प्लूराइटिस। ये बीमारी है क्या? यह एक बहुत ही रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसके रोगी को पानी से एलर्जी होती है। जरा सा भी पानी अगर शरीर में कहीं भी लग जाए तो बहुत जबरदस्त एलर्जी होती है, खुजली होती है। बारिश का पानी, पसीना, यहाँ तक कि हवा में अगर जरा सी नमी भी बढ़ जाए तो रिएक्शन होता है। और इस इंसान को इतनी खुजली होती है कि कई बार तो इसकी मौत हो जाती है खुजली की वजह से। तो बहुत भयानक बीमारी है। ऐसे पेशेंट जिंदा कैसे रहते हैं? एंटी एलर्जिक दवा खा करके, ताकि इससे लड़ने की क्षमता बढ़ा सके। ऐसे रोगी को हॉस्पिटल में अल्ट्रावायलेट बी पॉजिटिव फोटोथेरेपी दी जाती है। ये पेशेंट्स पानी पी सकते हैं? पी सकता है, लेकिन सिर्फ मिनरल वाटर। अगर जरा सा भी क्लोरीन का पानी पिया तो पूरे शरीर में बुरी तरह से रैशेज हो जाते हैं। सिर्फ मिनरल वाटर? पानी के? अच्छा, ओके, ठीक है, ओके। क्या हुआ? लाइब्रेरी में जिस अनजान लड़की की लाश मिली थी उसका नाम बिंदु है। वो एक गुनहगार थी और जेल में सजा भी काट चुकी थी। सीआईडी मुंबई टीम से आपसे सुबह फोन पे बात हुई थी। यस सर, बैठिए ना। जी नहीं, इट्स ओके। आपको बिंदु के बारे में जानकारी चाहिए ना? जी हाँ, क्या बता सकते हैं आप बिंदु के बारे में? ये तो आपको किमी ही बता सकती है। किमी? कौन किमी? किमी और बिंदु दोनों एक ही सेल में थी और दोनों एक ही दिन रिहा हो गए। किमी देखो, हम तुम्हें डराने या धमकाने नहीं आए हैं। हम बस ये जानने आए हैं कि तुम बिंदु के बारे में क्या जानती हो। वो बिंदु क्या? बिंदु ने मेरे को पैसे का लालच दिया था और बोला था किसी काम में उसका साथ देने को। कैसा काम? वो तो सर उसने नहीं बताया। किसने सौंपा था काम? सब ये भी नहीं बताया उसने। बोला था टॉप सीक्रेट है। और साहब मैंने पूछा भी नहीं, अपने को तो सिर्फ पैसों से मतलब था साहब, इसलिए नहीं पूछा। कहाँ गई थी तुम उसके साथ? सेंट्रल लाइब्रेरी, मुंबई। सेंट्रल लाइब्रेरी? इसका मतलब बिंदु पहले भी गई थी लाइब्रेरी? हाँ सर। क्यों गए थे तुम दोनों वहां? सर बिंदु और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर गए थे उस लाइब्रेरी में। बिंदु को कुछ कंप्यूटर से जानकारी चाहिए थी और मैं बाहर निगरानी कर रही थी कि अगर कोई आसपास दिखाई दे तो तुरंत इत्तला कर दूं बिंदु को। पर वो जानकारी जो उसे चाहिए थी उसे मिली? नहीं सर। सर, लाइब्रेरी के कंप्यूटर से ऐसी क्या जानकारी हासिल करना चाहती थी बिंदु? पता नहीं, लेकिन ये पक्का है कि फार्म हाउस पे किए गए खून का राज जरूर उस लाइब्रेरी में छुपा है। मुझे प्रणय को वहां जाने ही नहीं देना चाहिए था। केशवनाथ जी की प्रॉब्लम में उसको पढ़ने की क्या जरूरत थी? किस प्रॉब्लम की बात कर रही हैं? प्रणय और शिमोना केशवनाथ जी के बिजनेस एसोसिएट थे। केशवनाथ जी को अपनी बेटी मीनार पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए वो चाहते थे कि अपनी जायदाद को किसी ट्रस्ट में रख दें। प्रणय और शिमोना उन्हें मनाने की बहुत कोशिश कर रहे थे कि अपनी बेटी के साथ ऐसा ना करें। और मीनार को केशवनाथ जी के इस फैसले के बारे में मालूम था क्या? जी ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन फार्म हाउस में आग लगने के एक हफ्ते पहले प्रणय ने मुझसे कहा था कि केशवनाथ जी ने
अपनी जायदाद को ट्रस्ट में देने का फैसला बदल दिया है। और उसकी वजह? क्योंकि उन्हें कोई और वारिस मिल गया था। नया वारिस? हाँ, केशवनाथ जी को वसीयत बनाने से पहले उसके बारे में कुछ कंफर्म करना था। ये डीएनए प्रिंट एक 25 से 30 साल की औरत का है जिसका केशवनाथ जी के साथ जेनेटिक लिंक है। इसका मतलब वो डीएनए प्रिंट उस दूसरी लड़की का था जिसे केशवनाथ जी अपनी जायदाद का वारिस बनाना चाहते थे। क्या प्रणव जी ने उस नए वारिस का नाम बताया था आपको? यही पता करने के लिए तो वो फार्म हाउस गए थे उस दिन, लेकिन फिर वापस ही नहीं आए। मतलब ये सारा केस केशवनाथ जी की जायदाद से जुड़ा हुआ है, जो अपनी बेटी को नहीं बल्कि किसी और रिश्तेदार को देना चाहता है। और वो डीएनए प्रिंट जो केशवनाथ जी के जले हुए फार्म हाउस से मिले वो उसी रिश्तेदार के होंगे। किसी के डीएनए प्रिंट मिलने से ये कैसे साबित होगा कि वो केशवनाथ जी के रिश्तेदार के हैं? सूरज, इंसान दो ही वजह से डीएनए टेस्ट करवाता है, या तो उसे रिश्ता साबित करना होता है या फिर बीमारी के बारे में, जेनेटिक बीमारी के बारे में पता करना होता है। लगता तो यही है कि केशवनाथ जी ने डीएनए टेस्ट के जरिए रिश्तेदारों की पहचान करने की कोशिश की है। हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो डीएनए प्रिंट किस रिश्तेदार का है? किमी बता रही थी कि बिंदु और वो जब जेल से छूटी तो दोनों सेंट्रल लाइब्रेरी में गई थी उस कंप्यूटर से कुछ इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। सर, इसका मतलब वो 25-30 साल की लड़की जिसे डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक पानी की एलर्जी है, वो इसी लाइब्रेरी में काम करती है? एग्जैक्टली। मतलब सर, हमें ना सिर्फ केशवनाथ जी, अमन और शिमोना को खोजना है बल्कि लाइब्रेरी में काम करने वाले उस गुमनाम वारिस का भी पता लगाना है। ये केशवनाथ जी, अमन और शिमोना को ढूंढेंगे कैसे? रेडी, भले उन तीनों के मोबाइल फोन बंद हो, भले उनके बैंक अकाउंट में कोई लेन देन ना हो, लेकिन हर चीज के लिए पैसा तो लगता ही है। कोई ना कोई तो उन्हें पैसे भेजता ही होगा, बस उन्हें ढूंढ लेंगे। लेकिन कौन सर? केशवनाथ जी और शिमोना के जान पहचान वालों के मुताबिक वो दोनों मर चुके हैं। दया, ये अमन तो जिंदा है, और फिर अभिजीत ने तो कहा ही था ना कि अमन की सेक्रेटरी विनीता काफी वफादार है। सर, उन 3 म्यूजिक बॉक्सेस का क्या राज है? वो अमन ने शिमोना के लिए 3 अलग अलग दुकानों में क्यों रखे थे? अमन को पता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो तीनों म्यूजिक बॉक्सेस में शिमोना के लिए संदेश भेजता था। दया, लेकिन पता लगाना पड़ेगा इस केशवनाथ जी का म्यूजिक से क्या संबंध है। और एक काम, इस अमन की सेक्रेटरी विनीता पर नजर रखो, विनीता पर नजर रखो। दोस्त इस समय तक बाहर आ जाती है, आज कहाँ रहेगा? सर, ये पैदल ही आई है, शायद ऑटो का वेट करे। अच्छा, जरा देखो अलंकार जी कहाँ है? अरे भाई, वो संतूर का क्या हुआ? अलंकार जी। जी? अलंकार जी, हम सीआईडी से हैं और आपसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। जी, पूछिए। इस म्यूजिकल स्कूल को बनाने वाले केशवनाथ जी के फार्म हाउस में जिस दिन आग लगी, उस दिन वो आपसे 2 बार मिलने आए थे, क्या ये सच है? जी हाँ, ये बात सच है। शिमोना यहाँ 3 म्यूजिकल बॉक्सेस लेकर आई थी। कहाँ है वो बॉक्सेस? अब उस लड़की का नाम शिमोना है या नहीं मुझे पता नहीं,
मैंने तो कभी पहले उसे देखा तक भी नहीं। वो यहाँ बॉक्स लेकर आई थी या नहीं? एक लड़की आई तो थी। केशवनाथ जी और अमन के कहने के मुताबिक मैंने वो बॉक्सेस लेके चेक करके अपने पास रख ली। हमें वो बॉक्स चेक करना है। चले गए सबके सब? गए होंगे किसी काम से। आप लोग यहाँ? जी हाँ, हम लोग यहाँ क्योंकि हमारा तो काम ही है गुनहगारों को पकड़ना। लेकिन मैं गुनहगार नहीं हूँ। मैं सच में गुनहगार नहीं हूँ। कुछ नहीं किया है मैंने। गोली मत चलाना प्लीज। बंदूक नीचे रखो। बहुत डर लगता है मुझे बंदूक। और झूठ बोलने से डर नहीं लगता? मुझे माफ कर दो सर। मैंने झूठ कहा था कि मैं अमन सर के बारे में कुछ नहीं जानती। मैं तो सिर्फ उनके ऑर्डर्स को फॉलो कर रही थी। अमन सर, मिस्टर केशवनाथ और शिमोना मैडम यही छुपे हुए थे। इसका मतलब ये तीनों इस षड्यंत्र में मिले हुए थे। तुम्हारे पास अमन और शिमोना का नंबर होगा? हाँ सर। फोन लगाओ, पूछो कहाँ है। अमन सर का फोन स्विच ऑफ है। शिमोना का नंबर ट्राई करो। उनका फोन भी बंद है। यस सर। क्या? तो इस वजह से अमन, शिमोना और केशवनाथ को यहां से गायब किया गया है? सर हम लोग आ रहे हैं। क्यों सर? कुछ नहीं सचिन, केस खत्म करने का टाइम आ गया। नैना, उनको भी बुलाकर ले आओ। दोनों नई ट्रेनीज हैं, उनको अच्छा लगेगा। हाँ, लंच टाइम हो गया है, भूख तो लगी होगी। एक्सक्यूज मी। हाय, मेरा नाम नैना है। चलो साथ में लंच करते हैं। दीप्ति, लंच के लिए बुला रहे हैं। ठीक है पूजा। ठीक है, हम आते हैं। ओके। ये लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, एक्स्ट्रा स्टाफ की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी ट्रस्ट वालों ने तुम दोनों को यहाँ पर जॉब दी। अच्छी बात है। लेकिन हम लोग तो यहाँ बस कुछ ही दिनों के लिए हैं ट्रेनिंग पर। वैसे लाइब्रेरी में इतने ही स्टाफ मेंबर्स हैं या और कोई भी है? नहीं तो हम ही सब हैं, काम मैनेज हो जाता है। अब थैंक्स। मैं बाहर का पानी नहीं पीती, मैं अपना पानी खुद कैरी करके चलती हूँ। क्यों? आपका पानी हमारे पानी से अलग है क्या? हाँ, ये पानी घर से लेके आती है, इसे बाहर के पानी से एलर्जी है। पानी से एलर्जी? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही? वो मजाक नहीं कर रहे, सच्ची बोल रही है। एक्चुअली क्या है, मैं अगर क्लोरीन का बाहर का पानी पीऊँ तो उससे मेरी मौत भी हो सकती है। इसके रोगी को पानी से एलर्जी होती है और इस इंसान को इतनी खुजली होती है कि कई बार तो इसकी मौत हो जाती है खुजली की वजह से। ये पेशेंट्स पानी पी सकते हैं? पी सकता है, लेकिन सिर्फ मिनरल वाटर। अगर जरा सा भी क्लोरीन का पानी पिया तो पूरे शरीर में बुरी तरह से रैशेज हो जाते हैं। क्या?
आई एम सो सॉरी। नो नो, इट्स ओके। अरे मैं तो भूल ही गई। एवरीबडी एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। सर, नैना वही लड़की है जिसे केशवनाथ जी अपना वारिस बनाना चाहते थे। क्या वसीयत उसके हाथ लग गई? नो, फिर तो वो नैना पर हमला करने की जरूर कोशिश करेगा। डोंट वरी सर, हम नैना पर नजर रखेंगे। यस सर। नैना बैठो। तुमने अभी तक वो लिस्ट नहीं बनाई। रजिस्टर में नए बुक्स के स्टॉक की एंट्री करनी थी, वो कब करोगी? सर वो मुझे कुछ नहीं सुनना है। आप सब घर जा सकते हो, लेकिन नैना तुम अपना काम खत्म करके ही घर जाओगे। ओके सर। उफ, 11:30 बज गए। ये भी कोई तरीका है काम करवाने का? ये मैनेजर नहीं, हिटलर है, हिटलर। कल ना मैं इसकी लाइब्रेरी की ट्रस्टी से जरूर शिकायत करने वाली हूँ। और कौन है? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, कौन है? कौन है? कौन है वहां? कौन हो तुम? ओ, तुम मैंने रात दिन इसलिए मेहनत नहीं की थी कि मेरे ससुर जी अपनी सारी जायदाद अपने किसी दूर के रिश्तेदार को खैरात में दे दे। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना दामाद कहते हुए। और आप अपनी सगी बेटी को छोड़कर किसी दूर के रिश्तेदार को अपनी सारी जायदाद कर देते हो, वो क्या अच्छा था? शुरू से बता हुआ क्या? हाँ, मैंने वो 2 गुंडे केशवनाथ जी को फार्म हाउस पर मारने के लिए भेजे थे, मगर वो दोनों उस आग में जलकर राख हो गए। फिर मुझे पता चला अमन मुझसे कुछ छुपा रहा है, इसलिए मैंने उस पर नजर रखना शुरू कर दिया। फिर मुझे पता चला कि केशवनाथ जी और शिमोना उस आग में नहीं जले थे, दोनों बच गए थे। और सब उस व्हील को मुझसे छुपा रहे थे। और अमन को पता चल गया था तुम्हारे इरादों के बारे में, इसलिए उसने खुफिया तरीके से शिमोना को वो वसीयत कहाँ है ये बता दिया। और इसी चक्कर में वो बिंदु मारी गई, जिसे तुमने यहाँ सिर्फ इसलिए भेजा था कि वो ये पता लगाए कि वो रिश्तेदार है कौन जो यहाँ काम करती है ना? केशवनाथ जी के फार्म हाउस में आग किसने लगाई? वो आग मैंने लगाई थी सर, ताकि लोगों को लगे कि केशवनाथ जी और शिमोना और प्रणय उस आग में तीनों जलकर मर गए। अब तुम सारी जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की गिनती करते रहना। अब मिस्टर अमन, आपने केशवनाथ जी की मदद की, अच्छा काम किया, मगर मदद करने का तरीका गैर कानूनी था। आपने खून किया है बिंदु का, और शिमोना जी आपने इसमें इनका साथ दिया। आप दोनों को भी गिरफ्तार किया जाता है।
ऊपर फ्लैट में पूरा बॉक्स रखा है कोल्ड ड्रिंक्स का। चलो लेके आते हैं। चल। जल्दी आओ। जल्दी जल्दी। सबके पास है ना, और तू दोनों का है ना तेरे पास? तू फिक्र मत कर, अपनी जुबान का बहुत पक्का हूँ मैं, समझा? जानता हूँ कितना पक्का है तू अपनी जुबान का। चल निकाल के दिखा। पहले मैं क्यों दिखाऊं? ये दिखाएगा पहले। बस, जब देखो स्कूल के बच्चों की तरह लड़ते रहते हो। आकाश, पहले तू दिखा। ठीक है। इस पाउच में बंद है हम सब लोगों की किस्मत का टिकट। तुम्हारे सुनहरे भविष्य के टिकट इस पाउच में नहीं, बल्कि इसमें है। आकाश, ये क्या कर रहा है तू? तुम लोगों का जन्मदिन तो अलग अलग दिन होता है, लेकिन अगर तुम लोगों ने मेरे हवाले माल नहीं किया ना, तो तुम लोगों की मरने की तारीख एक ही होगी। समझ गए? मुझे तो पहले से ही पता था, तुझ जैसे कीड़े पे कभी भरोसा नहीं करते। माल चाहिए ना तुझे, ये है माल, समझा? मुझे भी पहले से मालूम था कि बिना ड्रामा किए ये काम हो नहीं सकता, इसलिए एक खिलौना मैं भी लेके आया हूं। ये देख। कितने क्रेट चाहिए नीचे? 2 क्रेट में हो जाए। 2? यस सर। आ जाओ। सुनो, यस सर। सीढ़ी से जाना, नहीं तो सब नाराज होंगे। यस सर। एक मैं लेके जाऊँ, दूसरी लेके। हाँ चल, ठीक है। ध्यान से काम कर यार, क्या हुआ? जल्दबाजी किस बात की है? हाथ छूट गया, सॉरी सर। ये क्या शोर मचा रखा है? हम सोसाइटी में तुम्हारी कंप्लेंट करेंगे। मैम आप बिना वजह नाराज हो रही हैं। सॉरी, हम बस नीचे ही जा रहे हैं संभालने को। ये लो, अब छत से भी आवाजें आनी शुरू हो गई। पर छत तो बंद थी, ऊपर कौन पहुंच गए? चलो चल के देखते हैं। एक तो एक दिन मिलता है छुट्टी का, उसमें भी तुम लोग चैन से जीने नहीं देते। देखो, इस खून खराबे से कुछ नहीं होने वाला। तालाब में इतना पानी है कि हम सब लोगों की प्यास बुझ सकती है। ब्रजेश ठीक कह रहा है। अब अगर हमने ऐसी कोई बेवकूफी की तो हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। तो ठीक है, मार देते हैं इस आकाश को, फिर हम चारों रहेंगे आराम से। तुझे क्या लगता है तू मुझे गोली मार देगा और मैं तुझे हफ्ते हफ्ते टाटा बाय बाय कहकर ऊपर निकल जाऊंगा? हाँ? तुम दोनों हर वक्त लड़ते क्यों रहते हो? ये सारा ड्रामा तुम दोनों ने शुरू किया है। चलो रखो अपनी अपनी गन अंदर। गन तो पहले आकाश ही नीचे रखेगा, क्योंकि इसके दिल में चोर है, और सबसे पहले गन भी इसी ने निकाली थी। मैंने गन इसलिए निकाली थी क्योंकि मुझे पता था ये आदमी आज धोखा देने वाला है। ईशान, ये आकाश सच कह रहा है? बस बस, बहुत होगी डायलॉगबाजी। अब कोई किसी को धोखा नहीं दे रहा है। चलो अपनी अपनी गन नीचे करो। चलो। गन तो पहले आकाश ही नीचे रखेगा। छोटे बच्चे जिद नहीं करते। चल गन नीचे कर। यार चलो ठीक है, सब लोग एक साथ गन नीचे करते हैं। ठीक है। ओके, आओ। शत्रु कौन है? दरवाजा खोलो। ये आवाज कैसे? सर, गोली चलने की आवाज है। गोली? पुलिस को बुलाना पड़ेगा। झगड़े की आवाज भी आ रही है। खोलो खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा। लगता है यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। दरवाजा तोड़ दे। तोड़ दे सर।
सुमन 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 भाभी जी सुमन सुमन तुम ठीक हो ना सुमन? अरे अरे कोई पानी लेकर आओ। सर मैं लेकर आता हूँ। सुमन सुमन क्या हुआ सुमन? सुमन 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 जाओ जाके देखो इनमें से अगर किसी की सांसें चल रही है तो एम्बुलेंस को बुलाते हैं। मैं देखता हूँ सर। जाओ जल्दी। सुमन 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 तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ सुमन। सुमन 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 सर एम्बुलेंस को नहीं सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। सर सर हाँ एक लाश देख के मेरे पसीने छूट जाते हैं, यहाँ तो 5-5 है सर। डीसीपी चित्रौली को पता चला ना कि तू इतना दब्बू सीआईडी ऑफिसर है तो देख तेरी क्या हालत करेंगे। पांच लोग, 5 गन्स और पांचों के सीने में गोली लगने के निशान। सर लगता है पांचों की एक दूसरे से गहरी दुश्मनी रही होगी, इसलिए पांचों ने एक दूसरे को मार दिया। सर इन पांचों के आई कार्ड से इनके नाम पता चल गए। अच्छा क्या नाम है इनके? सर वो है आकाश, ये ब्रिजेश, चंदन, दीपेन और ईशान। आकाश, ब्रिजेश, चंदन, दीपेन और ईशान। रजत, इनके कपड़ों से तो लगता है कि ये पार्टी में ही आए थे। जिसने भी ये पार्टी रखी है ना वही बताएगा हमें इन पांचों के बारे में। देखते हैं। क्या बातें हो रही? कुछ नहीं सर, मैं पंकज को बता रहा था कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करना चाहिए। बातों में टाइम वेस्ट मत करो, देखो कोई और सबूत मिलता है क्या। ओके सर। ओके। ये पार्टी किसने रखी थी? मैंने सर। सर मेरा नाम अनुज है, पार्टी मैंने ऑर्गेनाइज कराई थी। अच्छा, पार्टी तुमने रखी है तो फिर तुम इन लोगों को भी जानते होंगे? नहीं सर, मैं इनमें से किसी को नहीं जानता सर। ये कैसे हो सकता है? ये लोग पार्टी में ही आए थे ना? हाँ सर। तो फिर पता कैसे नहीं? सर दरअसल इस पार्टी में कोई भी आ सकता था सर, ये टिकट खरीद के। डॉक्टर साहब ये रही वो पांचों गन्स जिनसे गोलियां चली। ओके। सचिन जरा बॉडी खोल तो। सूरज सर, हाँ सर ये देखिए दीवार में गोली है सर। शाबाश, एक काम कर, इस गोली को बाहर निकाल, एसीपी साहब के हाथ नहीं लगनी चाहिए। ठीक है। कुछ मिला? सर दीवार में गोली है सर। गुड, जल्दी सीख रहे हो। थैंक यू सर। रुको, एविडेंस है वो। सालुंके साहब जरा पंकज की मदद करेंगे गोली निकालने में? एक मिनट।
दीवार पे एक छठी गोली मिली है। अच्छा, तो फिर रजत हो सकता है कि वो दूसरी गोली इनमें से किसी की गन से चली है। बॉस, 5 लोगों के शरीर में गोली अभी भी अंदर ही है। अच्छा, तो फिर साउन के लग जा काम पे, क्योंकि तू ही बता सकता है कि इनमें से कौन सी गोली कौन सी गन से चली है, किसने किसको मारा है। अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है तारिका? तुम जरा एक बार फिर से चेक करो यार। सर मैं 3 बार चेक कर चुकी हूँ, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। अरे तारिका जी, आपसे गलती हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती गलती। आप जो इतनी ब्रिलियंट हैं, गलती तो कहाँ फंस गए सर? फंसे यहाँ पर है अभिजीत कि तुम्हें उस छत पर से कितनी लाशें मिली? 5 लाशें, और हर लाश के पास एक एक गन थी, राइट? करेक्ट। और उन गन्स में से गोलियां कितनी चली? 6 गोली, एक एक गोली पांचों के शरीर में और एक गोली दीवार के अंदर। मतलब वहां जो 5 गन तुम लोगों को मिली, ये 6 गोलियां उन्हीं 5 गन्स में से चली हैं, करेक्ट? यस सर। यहीं फंस गए। अगर वहां पर 6 गोलियां चली है ना, तो गन्स भी 6 हैं, 5 नहीं है। क्या? 6 गन? जी हाँ। अरे डॉक्टर साहब, अगर वहां पे 6 गन होती तो वो छठी गन हमें मिली कैसे नहीं? यही तो अभिजीत, यही तो मैं भी कह रहा हूँ, यही तो फंस गए हम लोग। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है बस। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कम से कम इतना तो बता सकते हो कि किसने किसको मारा? हाँ देखो, इस आकाश ने मारा ब्रजेश को, ब्रजेश ने चंदन को, चंदन ने दीपेन को, और इस दीपेन ने मारा ईशान को, और ईशान ने मारा आकाश को। है ना डॉक्टर साहब? यही गलती कर गया, क्योंकि ईशान ने आकाश को नहीं मारा। ईशान की गन से जो गोली चली वो जाकर के घुस गई उस दीवार में जहां से हमने उसे निकाला। ये रही वो गोली। तो फिर आकाश की मौत किसकी गन से हुई? उसी छठी गन से, जो अभी तक आप लोगों को नहीं मिली। अगर वहां पे एक और गन थी, छठी गन, इसका मतलब वहां पे एक और खूनी भी था। सीआईडी की नजरों से कैसे बचा रहे क्या? इस छत को एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा, और इन सभी के घर वालों को ब्यूरो में बुलवाओ। माता जी, आप अपने आप को संभालिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। रो क्यों रहा है? सर मैं किसी को रोते हुए देखता हूँ ना सर, तो मेरी आंखों से भी गंगा जमुना बहने लग जाती है सर। ये आंसू बचा के रख बेटे, जब डीसीपी चित्रौली को पता चलेगा ना कि तू वो गोली छिपा नहीं पाया और रजत सर ने वो गोली तुझसे ले ली है, फिर देख वो तुझे कितना रुलाता है। अजी आप अपने आप को संभालिए प्लीज। प्लीज सर, चित्रोले सर को मत बताइएगा सर, वो मेरे सामने आते हैं ना तो मेरे पैर कांपने लग जाते हैं। शट अप इडियट। ना तो तुम उस दिन वो लैपटॉप ठीक से तोड़ पाए, ना गोली छुपा पाए। तुम भूल गए हो कि हम यहाँ सीआईडी में करने के लिए क्या है? केस सॉल्व करने आए ना सर। केस सॉल्व करने बुद्धू बल्कि। सर, ये आकाश की वाइफ पूनम, चंदन की माताजी, दीपेन की वाइफ मानसी, ये ब्रजेश के पिताजी हैं जगदीप, और ईशान के भाई गौरव। देखिए, हमें बहुत अफसोस है, किसी परिवार वाले को खोना आसान नहीं होता, और इस मुश्किल घड़ी में हमने आप लोगों को यहाँ बुलाया। पर खून हुए हैं तो पूछताछ करनी जरूरी है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा साहब कि मेरा बेटा चंदन इस दुनिया में नहीं रहा। ऐसा लग रहा है सर जैसे मैं कोई बुरा सपना देख रही हूँ। माँ जी, हम आपका दुख समझते हैं, लेकिन आप ये बताएंगे कि इन 5 के बीच कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं सर, आकाश तो इनमें से किसी को जानते तक नहीं थे, फिर दुश्मनी कैसे हो सकती है? ब्रजेश भी इन लोगों को नहीं जानता था। मैं उसके सारे दोस्तों को अच्छी तरह से जानता हूँ, पर ना तो ये नाम मैंने कभी उसके मुंह से सुने, और ना ही मैंने इन लोगों को इनसे पहले ब्रजेश के साथ उठते बैठते देखा। इन सभी के पास गन थी। गन कहाँ से है इनके पास, आप लोगों को मालूम है? पता नहीं साहब। माफ कीजिएगा माताजी, लेकिन दीपेन की मौत आपके बेटे चंदन के गन से हुई है। क्या? मेरे पति को आपके बेटे ने मारा? ये एक संस्कार दिए थे आपने अपने बेटे को? एक आपके पति भी दूध के धुले हुए नहीं, उन्होंने भी खून किया है। उनकी गोली से ईशान की मौत हुई है। क्या?
ईशान को दीपेन ने मारा है? देखिए, ये मामला सीधा साधा नहीं है, काफी टेढ़ा है। हमें इसकी तह तक पहुंचना पड़ेगा। सचिन, श्रेया, इन पांचों से जरा अच्छी तरीके से पूछताछ करो, एक एक डिटेल्स निकालो, मगर सख्ती मत करना, प्यार से। कहिए पूनम जी। सर, तो मानसी कह रही है कि 2 दिन पहले दीपेन का व्यवहार कुछ अलग हो गया था। अच्छा, अलग सा व्यवहार? किस तरीके का? 2 दिन पहले जरा जरा सी बात पर इरिटेट हो जाते थे, चिल्लाने लगते थे। किस बात पे चिल्ला रहे थे? मैंने उनके कपड़े वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डाले थे, पैंट की जेब चेक की तो उसमें एक कागज निकला, इस बात पर ही चिल्लाने लगे। क्या लिखा था कागज में, आपको कुछ याद है? शायद कुछ नंबर जैसा लिखा हुआ था सर। नंबर? कैसा कैसा नंबर? शायद CH2 सर। सर कागज कुछ फटा हुआ था, इसलिए मैं ढंग से पढ़ नहीं पाई सर। आधा फटा हुआ कागज और CH2। हमें यहाँ पर 6 गोलियां मिली, जिनमें से 5 गोलियां 5 गन में से चली। 6ठी गोली जो हमें यहाँ पर मिली, वो किस गन से चली? वो गन नहीं मिल रही है, वो गन ढूंढनी चाहिए। रेडी? अच्छी तरह से ढूंढो। सर, पूरी छत ढूंढ मारी, गन कहीं पे भी नहीं है। सर, ये भी तो हो सकता है कि छत पे 5 नहीं 6 लोग हों, और जैसे ही दरवाजा खुला वो छठा आदमी टाइम देखते खिसक गया और साथ में अपनी गन ले गया। नहीं सर, दरवाजा खुलने के बाद हम दरवाजे के पास ही थे, हमारे सामने वहां से कोई नहीं भागा। सर एक मिनट, हो सकता है गोली इस छत से चली ही ना हो, बल्कि सामने की किसी छत से चली हो। सामने की किसी छत से हो सकता है, हो सकता है। रेडी? काम करो, तुम इसी टेरेस पे खड़े हो जाओ, वहीं पर जहां पर आकाश खड़ा था। यस सर। सर अगर गोली इतने दूर से चली है तो खूनी को राइफल का इस्तेमाल करना पड़ता, मगर आकाश की लाश से तो हमें गन की गोली मिली। पूरी जरूरी नहीं कि गोली राइफल से ही चलनी चाहिए थी, गन की गोली भी 100 मीटर की दूरी पर निशाने पर लग सकती है, समझी? आप लोग जा सकते हैं, थैंक यू। पांचों मरने वालों के बीच कुछ तो कनेक्शन है, मगर क्या? हाँ सर, कोई तो ऐसी कड़ी है जो हम लोग नहीं देख पा रहे। पंकज, सारी डिटेल्स लिख लिए? जी सर, ये देखिए, आकाश SBL कंपनी में हेड क्लर्क था, चंदन कैंडलविक कॉलेज में लाइब्रेरियन था, ब्रिजेश एस्टेट एजेंट, ईशान AKD स्कूल में टीचर था और दीपेन की कपड़ों की दुकान थी सर। मतलब पांचों का काम या पेशा एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं था। निखिल, इन पांचों के फोन रिकॉर्ड चेक किए? हाँ सर, चेक कर लिया। हाँ। इन सभी ने आपस में ना तो कभी किसी को कॉल किया है और ना ही मैसेज किया है सर। कमाल है, ना कॉल ना मैसेज। 5 अनजान लोग एक पार्टी में एक दूसरे का खून क्यों करेंगे? कुछ तो है जो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। इनके घर कहाँ पे? सर इन पांचों के घर अलग अलग इलाकों में। घर भी अलग अलग इलाकों में? कौन सी डोर है जो इन पांचों को एक साथ बांधती है? पंकज, ये आकाश कहाँ पे काम करता है? सर SBL कंपनी में। SBL कंपनी में आकाश, कैंडलविक कॉलेज में चंदन, AKD स्कूल में ईशान। SBL कंपनी, कैंडलविक कॉलेज और AKD स्कूल, ये तीनों तो मोतीलाल नगर में है ना? हाँ सर। मोतीलाल नगर। और ये ब्रिजेश और दीपेन की दुकानें कहाँ हैं? सर ये भी मोतीलाल नगर में है। मोतीलाल नगर, मोतीलाल नगर, यही वो मिसिंग चीज है, मोतीलाल नगर। जरा इस मोतीलाल नगर का नक्शा निकालो। जी सर।
एकेडी स्कूल, एसपीएल कंपनी, कैंडलविक कॉलेज, और यहीं पे है उन दोनों की दुकानें। मतलब इन सब के बीच 1-1.5 किलोमीटर की दूरी होगी। सर एक बहुत ही चौंका देने वाली बात पता चली है। क्या बात? सर ये पांचों लोग 6 महीने पहले तक कहीं और काम करते थे, लेकिन अचानक सबने अपनी अपनी नौकरी छोड़कर नए काम ढूंढ लिए। सिर्फ नए काम नहीं ढूंढे श्रेया, मोतीलाल नगर में नए काम ढूंढे। मोतीलाल नगर छान मारो, पता लगाओ पिछले 6 महीने में वहां पे कोई बड़ा हादसा या कोई बड़ा जुर्म हुआ था क्या। अगर आकाश पर किसी ने गोली चला के मारा है तो दया मुझे लगता है गोली यहाँ इस टेरेस से ही चली होगी, क्योंकि आकाश वहां पे खड़ा था जहां पे फ्रेडी है। आकाश उस तरफ खड़ा था तो गोली यहीं से चली होगी सर, इस छत पे से। फ्रेडी, रेडी हो? यस सर। ओके, 1 2 3 फायर। हाँ सर, यहाँ से आसानी से आकाश पे गोली चलाई जा सकती है। हाँ पूर्वी, गोली लगने के बाद आकाश ठीक उसी जगह पे गिरेगा जहाँ पे हमें उसकी लाश मिली थी। मतलब आकाश का खूनी जानता था कि वो पांचों उस छत पर आने वाले हैं, इसलिए यहीं छुपकर उनका इंतजार कर रहा था। एग्जैक्टली रजत, एग्जैक्टली। बस इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों से और वॉचमैन से पूछताछ करते हैं, पता तो चले इस टेरेस पे कोई आया था क्या। डॉक्टर साहब आपने कहा 6 गन्स हैं, हमने मान लिया। आपने कहा 6 आदमी हैं, हमने वो भी मान लिया। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि आकाश को जो गोली लगी वो सामने वाली छत से चली थी, तो वो भी तो मानिए। नहीं मान सकता, क्योंकि आकाश में और उस गन में जिससे आकाश को गोली लगी है सिर्फ और सिर्फ 3 फीट का फासला है। इतने नजदीक से? जी हाँ। मतलब खूनी छत पे ही था और वो छठी गन भी। सर जिस इलाके में 5 लोग काम करते थे, मोतीलाल नगर, उस इलाके में पिछले महीने एक रॉबरी हुई थी। कैसी रॉबरी? बैंक रॉबरी सर। उस इलाके के उमंग सेवा बैंक में 13 नवंबर को एक रॉबरी हुई थी जिसमें 23 करोड़ रुपए और काफी सारा सोना चोरी हो गया था। अच्छा, ये 5 मोतीलाल नगर में काम कर रहे थे अक्टूबर से, और ठीक 1 महीने बाद वहां पे 23 करोड़ रुपए की लूटपाट। सर इस लूटपाट का कहीं इन 5 के खून से कोई कनेक्शन तो नहीं है? कनेक्शन है फ्रेडी, कनेक्शन है। मुझे लगता है ये सारे खून पैसों के लिए किए गए हैं। सर केस तो बहुत ही उलझ गया है। छत पे 5 लोग थे, सबके पास एक एक गन थी, सबकी गन से एक एक गोली चली। पर सर आकाश को जिस गन से गोली मारी गई है वो हमें मिली ही नहीं। ये तो आकाश को जिस गन से गोली मारी गई है वो नहीं मिल रही है। ईशान पर गोली चलाई दीपेन, और दीपेन पर गोली चलाई इस चंदन ने। उसके बाद ब्रिजेश ने चंदन को मारा और फिर आकाश ने ब्रिजेश को मार दिया। आकाश ने ब्रिजेश को मारा, तो फिर इसका मतलब है बचा कौन? बचा आकाश। फिर हो सकता है आकाश गया ईशान के पास ये देखने के लिए कि ईशान जिंदा है या मर गया। और जब आकाश ईशान को देख रहा था, शायद उसी वक्त। बस एक खास खबर पता लगी है। जल्दी बताना सालुंखे। ईशान की पैंट पर मुझे खून की कुछ बूंदें मिली हैं। हाँ। और हैरानी की बात यह है कि यह खून ईशान का नहीं, आकाश का है। क्या? और ये बात एकदम पक्की है कि आकाश ईशान की गन से नहीं मारा गया। ईशान की गन से नहीं मरा है? ना। सालुंखे साहब आपने तो केस और भी उलझा दिया। इतना ही नहीं रजत, अगली बात जो मैं बताने वाला हूँ उसे सुनकर तुम सीआईडी से इस्तीफा मत दे देना। सर मुझे ये सालुंखे सर बहुत पसंद है, सीआईडी के इन्वेस्टिगेशन की वाट लगा देते हैं। असली बात यह है बॉस कि आकाश को जो गोली लगी है उस गोली पर मुझे ब्लैक वैक्स, काली मोम के ट्रेसेस मिले। ब्लैक वैक्स, काला मोम? सर क्या काली मोम से गोली ज्यादा ताकतवर हो जाती है क्या? नहीं निखिल, ऐसी कोई बात नहीं। ब्लैक वैक्स से कोई भी गोली ताकतवर नहीं बनती।
बात तो कुछ और ही है। एक काम करो सूरज, यस सर। यहाँ लेट जाओ जमीन पर। जमीन पर? हाँ, जहाँ पर आकाश की लाश मिली। ओके सर। निखिल, तुम यहाँ लेटो, ईशान की जगह पर। सारुण के, ईशान की पैंट पर कहां पर खून की बूंदें मिली? यहाँ घुटने के पास। घुटने के पास। तो हो सकता है आकाश ईशान को देखने के लिए यूं ऐसे खड़ा होगा, जैसे आकाश को गोली लगी, खून की बूंदें ईशान की पैंट पर गिरी, यहां घुटने पर। सारुंखे, इसका मतलब है गोली नीचे से ऊपर चली है, नीचे से ऊपर। बिल्कुल ठीक बॉस, गोली नीचे से ऊपर की तरफ ही चली है और गोली बहुत नजदीक से चली। मगर सारुंखे, तूने तो अभी अभी कहा ना कि गोली के ऊपर तुम्हें ब्लैक वैक्स के ट्रेसेस मिले, काले मोम के। तो इसका मतलब है कि सारुंखे, ये ब्लैक वैक्स, काला मोम जूतों के पॉलिश में इस्तेमाल होता है ना, शू पॉलिश में। यस, हाँ सर, इसका मतलब गन ईशान के जूते में थी। लेकिन सर जूते तो हमने अच्छी तरह से चेक किए थे। अगर गन जूते में थी तो हमें मिलनी चाहिए थी। हाँ सचिन, लेकिन जो कुछ भी छुपा है ईशान के जूते में ही है। जूते फिर से अच्छी तरह से चेक करो। जी डॉक्टर साहब, क्या पता चला? क्या बात है, आइए आइए। भाई वैसे तो आजकल आप लोग काफी केस हम लोगों के बिना मदद के सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इस केस में तो कई बार चक्कर लगाना पड़ा आप लोगों को। है आपको बड़ा गर्व महसूस हो रहा हो कि हम लोग बार बार आपका दरवाजा खटखटा रहे हैं। कुछ पता चला हो तो बता दीजिए। पता ये चला है कि गन तो ईशान के जूते में ही थी। अरे जूते में थी तो हमें क्यों नहीं दिखी? क्योंकि ईशान का एक पैर का जूता ही बदल दिया गया। जूता बदल दिया? मगर सर, दोनों पैर के जूते दिखने में तो एक जैसे। सिर्फ दिखने में फ्रेडी, सिर्फ दिखने में। मैंने ईशान के दोनों जूतों में मिले हुए पसीने के रेजिड्यू का डीएनए टेस्ट किया है। ईशान के दाएं पैर के जूते में मुझे 2 अलग अलग डीएनए मिले, जिसमें से एक डीएनए ईशान का और दूसरा शायद उस खूनी का जिसने जूते बदल दिए। बिल्कुल। इसका मतलब हमारे वहां पहुंचने से पहले ही खूनी ने ईशान का जूता बदल दिया। और ये खूनी जरूर उन्हीं लोगों में से एक होगा जो खून होने के तुरंत बाद छत पे आए थे। इस तरह के जूते किसने पहने थे? कुछ याद है तुम्हें? दीपक सर, उस वेटर दीपक ने बिल्कुल ऐसे ही जूते पहन रखे थे। दीपक? अब इस दीपक के बुझने का टाइम आ गया है। सर उस वेटर दीपक के घर से आ रहे हैं, लेकिन सर वहां पे दीपक ने कोई घनश्याम नाम का आदमी रहता है सर। और सर दीपक ने जो पता लिखवाया था वो गलत है। बहुत लंबी प्लानिंग की है इस दीपक ने। पहले उन चारों को दूसरे के हाथों मरवा दिया और फिर आकाश को ईशान के जूतों के जरिए। मगर सर इस दीपक की ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है इन 5 के साथ जो उसे इतनी गहरी प्लानिंग करनी पड़ी? सचिन, मुझे तो लगता है ये सारे खून उस उमंग सेवा बैंक की रॉबरी से जुड़े हुए हैं। आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है सर। उस बैंक रॉबरी की डिटेल्स मिल गई है। 6 लोगों ने लूटपाट की थी सर। इनमें से 5 तो वो है जिनकी मौत हो चुकी है, और छठा है ये वेटर दीपक। वेटर दीपक? दीपक, इस दीपक को जल्दी से जल्दी ढूंढना ही होगा। उस वेटर दीपक ने 23 करोड़ की लूटपाट की? नहीं नहीं, ये खून भी किया उसने। खून? अच्छा किया भगवान ने बचा लिया, नहीं तो वो किसी दिन मेरा गला काट के मेरे गले से भी पैसे चुरा के भाग सकता था। बिना बैकग्राउंड चेक किए उसे नौकरी पर रख लिया आपने? एक्चुअली वो शादियों का मौसम है और स्टाफ कम पड़ रहा था। वो लड़का मुझे शक्ल से भोला भाला दिखाई पड़ा, इसलिए मैंने उसको स्टाफ पे रख लिया। सर ये श्याम है। यस सर। उस पार्टी में दीपक के साथ तुम ही काम कर रहे थे? हाँ साहब। तुमने दीपक को किसी से बात करते सुना था? फोन पे या फिर पार्टी में? नहीं साहब, वो पूरी पार्टी में चुपचाप ही था साहब। मैंने उसे किसी से बात करते हुए नहीं देखा साहब। याद करके बताओ, उस दिन कोई बात हुई हो जो तुम्हें अजीब लगी हो? साहब, जब ये हादसा हुआ तो उससे पहले हम लोग उसी फ्लैट से कोल्ड ड्रिंक लेने गए थे, तो उसने मुझे कोल्ड ड्रिंक लेके आगे भेज दिया। जब मैं कोल्ड ड्रिंक लेके सीढ़ियों से नीचे आ रहा था तो मुझे डोरबेल की आवाज सुनाई पड़ी। उस फ्लोर पे तो 2 ही फ्लैट है ना, आमने सामने? यस सर। तो जिस फ्लैट की उसने घंटी बजाई
उसमें रहता कौन है? वो फ्लैट साहब उन्हीं दोनों हस्बैंड वाइफ का है जिनसे आप लोग छत पे पूछताछ कर रहे थे। वही जो बेहोश हो गई थी ना? हाँ साहब, वही दोनों। थैंक यू। मुझे लगता है दोनों इस केस का हिस्सा है। लगता तो ऐसा ही है सर। हम सच कह रहे हैं सर, इस खून से हमारा कोई लेना देना नहीं है। देखो झूठ मत बोलो। सीआईडी शरीफों के लिए शरीफ है और मुजरिमों के लिए एक भयानक सपना। अभी भी वक्त है, सच सच बता दो वरना बुरी तरह फंस जाओगे तुम। सच बोल देते हैं वरना 5 लाख रुपए के लिए जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। जोर से बोलो। हमें माफ कर दीजिए सर, हमने तो सिर्फ उस वेटर से पैसे लिए थे, लेकिन सर हमारा इस खून से कोई लेना देना नहीं है। किस बात के पैसे? वो सर किस बात के पैसे? उसकी मदद करने के लिए सर। कैसी मदद? सर उसने मुझे कहा था कि मैं बेहोश होने की एक्टिंग करूं और सब लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लूं। जब ये ड्रामा कर रही थी तो वेटर ने जाकर ईशान का जूता अपने जूते से बदल दिया। तुमने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। एक खूनी का साथ देकर तुमने उतना ही बड़ा गुनाह किया है जितना उसने किया है, समझे? कहाँ रहता है ये वेटर? रहता कहाँ ये वेटर? पता नहीं सर, वो तो खुद ही आया था हमारे घर और उसने 5 लाख रुपए देने का वादा भी किया था हमसे। और क्या जानते हो उसके बारे में? बताओ। सर एक बार उससे फोन पे किसी बैंक के बारे में बात करते हुए सुना था। बैंक का नाम? कहीं वो उमंग सेवा बैंक तो नहीं? नहीं सर, वो तो फोन पर किसी दूसरे बैंक के बारे में बात कर रहा था। किसी दूसरे बैंक के बारे में बात कर रहा था? सर तब तो वेटर सारा माल लपेट कर भागने की तैयारी कर रहा होगा। हाँ, मुझे तो नंबर याद है CH2। कहीं ऐसा तो नहीं कि उमंग सेवा बैंक से लूटा हुआ सारा पैसा किसी दूसरी बैंक के लॉकर में छुपा के रखा हो, जिसके नंबर में ये CH2 भी हो? पता लगाना पड़ेगा किस बैंक के लॉकर के नंबर में ये CH2 आता है। हाँ अभिजीत, हम लोग यहाँ मनी ग्रोथ बैंक के सामने खड़े हैं। तुम कहाँ हो? अब पूरे शहर में सिर्फ 3 ही ऐसे बैंक है जिसके लॉकर के नंबर में CH2 है। देखते हैं ये वेटर तुम्हारे जाल में फंसता है, मेरे जाल में, या फिर ACP साहब के जाल में। हाँ ओके ओके। ये वेटर पक्का आपके जाल में फंसेगा। मैंने बैंक से पता किया है, जो 23 करोड़ की लूटपाट हुई है उसके 2 दिन बाद इस बैंक में एक लॉकर खुलवाया गया जो किसी आकाश कुमार के नाम पे। ओह, और उस लॉकर का सिग्नेटरी वो वेटर? हाँ सर, वो वेटर ही है। सर वो देखिए वेटर आ गया। सर इसे ही पकड़ लेते हैं। नहीं निकल, अभी नहीं, इसे अंदर जाने दो, बाद में देखते हैं। सर ये वेटर ने इतने छोटे से बैग में 23 करोड़ रुपए रख लिए। श्रेया, इसने पूरे पैसे नहीं निकाले होंगे, थोड़े थोड़े करके ये बैंक से निकालता होगा। चलो इससे इसके हालचाल पूछते हैं। जानबूझ के नहीं गया साहब, अचानक बीच में आ गया साहब। दिखाई नहीं देता? ये तो मर गया, मगर एक बात साफ हो, सबके पीछे सिर्फ यही नहीं, मास्टरमाइंड कोई और है। मास्टरमाइंड वो है जिसने इसे गाड़ी से नीचे फेंका। लेकिन सर वो 5 लोग तो पहले ही मर चुके हैं, अब ये भी मर गया। सर अब उस मास्टरमाइंड का राज तो इन सबकी मौत के साथ ही दफन हो गया।
नहीं श्रेया, अगर ये ब्रेसलेट उसी का है जिसका मैं सोच रहा हूं, तो ये मास्टरमाइंड हमसे बच नहीं सकता। आप लोग? जी, हम लोग बस यहीं से गुजर रहे थे, सोचा आपके हालचाल पूछ लो। अब कैसी कट रही है जिंदगी आपकी? एक विधवा औरत जिसका पति अभी अभी उसका साथ छोड़ के गया, उसकी जिंदगी कैसी कट रही होगी? हर तरफ आंसू ही आंसू। ओहो, आप ये लीजिए, हमसे किसी के आंसू देखे नहीं जाते। ये लीजिए, पोंछ लीजिए। ये ब्रेसलेट क्या हुआ? जाना पहचाना लग रहा है ना? मालूम है किसका है? नहीं, मुझे नहीं पता। दीपक के हाथ में से। दीपक के। कौन दीपक? अरे दीपक, वही वेटर दीपक। हाँ, बस गाड़ी में से गिरते वक्त उसने इनका हाथ पकड़ लिया था खुद को बचाने के लिए, है ना? बेचारा खुद को तो बचा नहीं पाया, लेकिन इनका ये ब्रेसलेट उसके हाथ में आ गया। अरे, आपके हाथ में ये खरोच कैसे? आप सब लोग मुझे फंसाना चाहते हो ना? हाँ? ये तो वही बैग है ना जो दीपक बैंक से लेके आया था? जब पकड़ना। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे। पूनम जी, आप तो कह रही थी कि आपकी जिंदगी आंसू में गुजर रही है। लगता है इनके सारे आंसू पैसे बन गए। अरे कहाँ भाग रही हो? अरे कहाँ भाग रही हो? अपने पैसे तो लेती जाओ। इस जुर्म की शुरुआत मैंने नहीं की। मैं फंस गई थी इसमें। तो फिर कैसे हुई शुरुआत? करीबन 1.5 महीने पहले एक रात अचानक से मेरी नींद उड़ गई। देखा तो कमरे में आकाश नहीं थे। नीचे आकर देखा तो आकाश और उसके 5 दोस्त बैंक लूटने का जश्न मना रहे थे। उन सबने बैंक तो लूट लिया था, पर सबको शक की बीमारी थी। कोई भी किसी पर भरोसा नहीं करता था। आखिर करोड़ों का सवाल था और इसीलिए उन सबने एक प्लान बनाया ताकि कोई भी किसी को धोखा ना दे सके। सारा पैसा उन लोगों ने कोई दूसरे ही बैंक में डाल दिया। बैंक का नाम सिर्फ चंदन जानता था, बैंक का एड्रेस सिर्फ ईशान को पता था। दीपेन उस बैंक का सिग्नेटरी था। आकाश के पास बैंक लॉकर की चाबी थी और लॉकर नंबर को 2 हिस्सों में फाड़ दिया गया था, जिसका एक हिस्सा ब्रिजेश के पास और एक दीपेन के पास। ओह, तो उस दिन पार्टी में वो सब इसलिए इकट्ठा हुए थे ताकि बैंक लॉकर से पैसा निकाला जा सके। हाँ, मगर उन सबको पता नहीं था कि दीपक और आकाश उन सबको धोखा देने वाले थे। धोखा? कैसा धोखा? उस दिन रात को आता हूं। देख, ये चारों मंदबुद्धि के हैं क्या? और इस फिल्म में इनका रोल बस यहीं तक था, समझा ना? अब हम इन्हें इस फिल्म से हटा देते हैं और जितना भी माल है आधा आधा कर लेते हैं, समझा? नहीं यार, ऐसे कैसे? सोच ले, 12-12 करोड़ या फिर कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? जैसा मैं कहता हूं बस वैसा वैसा करता जा। विश्वास रख, कोई गड़बड़ नहीं होगी। दीपक ने आकाश से कहा कि उन चारों के मरने के बाद उनकी जेब से बैंक लॉकर की डिटेल्स निकाल ले, पर आकाश नहीं जानता था कि दीपक ने आकाश को मारने का भी प्लान बना रखा था।
के पास एक रिमोट था जिसके जरिए ईशान के जूते से गोली चलती और आकाश मर जाता। हे भगवान! सुमन, 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 जाओ जाके देखो इनमें से अगर किसी की सांसें चल रही है तो एम्बुलेंस को बुलाते हैं। तुम्हें मालूम था कि दीपक तुम्हारे पति को मारने का प्लान बना रहा है, फिर भी तुमने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। तुम उसकी पत्नी थी ना? पत्नी? सर इसने बचाना तो दूर, उल्टे दीपक को ब्लैकमेल करना भी शुरू कर दिया। क्यों बचाती मैं उसे? हाँ, मैं कुछ उससे प्यार व्यार नहीं करती थी और मेरे पास इतनी सारी दौलत आने वाली थी, क्या जरूरत थी मुझे उसकी? मेरा भविष्य बनने वाला था। तो क्या हुआ? बन गया भविष्य? खूनियों का भविष्य जेल में संवरता है पूनम जी, फांसी के फंदे के इंतजार में। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।